वेलकम टू एक्वा वर्ल्ड क्लासेस। चलिए आज हम ऑर्गेनोमेटालिक्स के अंदर अपना नया सेशन स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में ऑर्गेनोमेटालिक्स के अंदर चारों चीज़ों के बारे में पढ़ चुका था। हमने फॉर्मेशन ऑफ मेटल हैलाइड, फॉर्मेशन ऑफ मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ मेटल कार्बन कॉम्प्लेक्स। हमारा एक छोटा सा पार्ट उसमें बढ़ जाता है फॉर्मेशन ऑफ मेटल मेटल कॉम्प्लेक्स। तो ठीक, लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा आज 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं, 2-3 प्रॉब्लम कर लेते हैं, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके कि हमने इन दो दिनों में हमने क्या पढ़ा। ठीक, तो पहला हमारे पास जो क्वेश्चंस बनता है, जैसे आपको मैं दे दूं, आपको क्वेश्चंस में दे दूं, जैसे कि CO2 CO का होल 8, CO2 CO का होल 8, इसकी मैं रिएक्शन 2 सोडियम के साथ करा दूं, 2 सोडियम के साथ करा दूं, तो हमें पता है सोडियम यहाँ एक रिडक्शन का काम करेगा। रिडक्शन का काम जैसे ही हुआ, यहाँ पे मेटलेट फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया? मेटलेट फॉर्मेशन हो गया। मेटलेट फॉर्मेशन होने के बाद अगर मैं यहाँ पे आपको प्रोटोनेशन करा दूं H3O प्लस, वाटर का सोर्स दे दूं, H प्लस का सोर्स दे दूं, तो आप क्या करोगे? ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? H को अपने तरफ एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? CO का होल 4, और यहाँ से क्या आ जाएगा? H। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स फॉलो कर रहा है, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स फॉलो कर रहा है। तो इसमें क्या चेक करना है हमें? अगर इसका फर्दर रिएक्शन क्या करें, CH2 N2 के साथ डाल दें। क्या दे दें? CH2 N2 के साथ डाल दें। तो हमें पता है कि हमने पढ़ा था मेटल हाइड्राइड जो होती है हमारे पास, मेटल हाइड्राइड जो होता है, क्या होता है? मेटल हाइड्राइड जो होगा उस पे हाइड्राइड पे क्या साइन होता है? नेगेटिव साइन होता है। और मेटल तो हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होता है। ठीक, तो मेटल पे जो हाइड्राइड है, MH बॉन्ड जो है उस पे हाइड्रोजन पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। हमने पढ़ा भी था इसकी केमिकल शिफ्ट जो होती है नेगेटिव वैल्यू में जो होती है वो ज्यादा होती है। तो ये H माइनस जो है, ये H माइनस इस कार्बन पे अटैक करके इस N2 को एज ए लिविंग ग्रुप बाहर कर देगा। अब जैसे ही बाहर किया तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बन गया? यहाँ से प्रोडक्ट बन गया CO का होल 4, और ये क्या हो गया? CH3। अब ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करना चाहिए। 9 + 8 + 1, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मेरा फॉलो हो गया। तो ये कंसेप्ट देखने वाला था कि अगर आपके पास मेटल हाइड्राइड फॉर्मेशन हो जाए, तो मेटल हाइड्राइड के अंदर H जो है उसके पास क्या है? नेगेटिव चार्ज है। जो नेगेटिव चार्ज है, हाईली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसके पास। वो फर्दर क्या करेगा? रिएक्शन कर देगा। H माइनस जो है, H माइनस इसका नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करके N2 को बाहर कर देगा। ठीक, तो ये कंसेप्ट हमने पढ़ा कि अगर मेटल हाइड्राइड आ जाए तो ध्यान रखना है वहां पे H माइनस आगे भी रिएक्शन के साथ रिएक्ट कर सकता है, और आपका प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन होगा वो भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स फॉलो करना चाहिए। ठीक, तो आगे रिएक्शंस देखते हैं। ये एक जनरल आइडिया था। ठीक, अब इसके अंदर हम चौथा जो पार्ट पढ़ते हैं, चौथा पार्ट जो पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ, क्या पढ़ेंगे हम लोग? फॉर्मेशन ऑफ मेटल मेटल कॉम्प्लेक्स। क्या पढ़ेंगे? फॉर्मेशन ऑफ मेटल मेटल कॉम्प्लेक्स। अब मेटल कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्मेशन? हमने मेटल हाइड्राइड पढ़ लिया, हमने मेटल कार्बन पढ़ लिया, हमने मेटल हैलाइड पढ़ लिया। अब ये मेटल कैसे बॉन्ड होगा? तो मेटल फॉर्म तभी फॉर्म होगा, मेटल कॉम्प्लेक्स तभी फॉर्म होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेटल कॉम्प्लेक्स तभी फॉर्म होगा कब? आपके पास अगर क्वेश्चन आ जाए CO का होल 4, CO का होल 4, और इसके साथ क्या हो? मेटल हाइड्राइड हो, क्या हो? मेटल हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड हो, मेटल और हाइड्राइड हो। अगर इसका हम लोग क्या करें? इसका हम लोग क्या करें? H2 के साथ रिएक्शन कर दें। क्या करें? ऑक्सीडेशन कर दें। इसका क्या कर दें? ऑक्सीडेशन कर दें। तो ध्यान रखना है, मेटल हाइड्राइड जो बॉन्ड होगा उसका अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं, अगर उसकी रिएक्शन H2 के साथ हम लोग कर देते हैं, तो क्या फॉर्म हो जाता है? यहाँ से CO का 8। ये ध्यान रखना है। हम लोगों ने इसका क्रॉस भी पढ़ चुका था। हम लोगों ने क्रॉस क्या पढ़ा था? CO2 अगर CO8 है, अगर इसके साथ H2 लगा देते हैं, तो हमने कैसे लगाया था? यहाँ से हमने सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था। CO का C4,
CO, CO का होल 4। अगर हमने यहाँ H लगा दिया, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ से यहाँ, तो हमने जो फॉर्म किया था वो क्या किया था फॉर्म, CO का होल 4 और हाइड्रोजन क्या फॉर्म किया था, मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स। तो मेटल हाइड्राइड से हम लोग अगर मेटल कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते तो उसके साथ आप H2 डाल दो। अगर आप मेटल बॉन्ड से मेटल हाइड्राइड बनाना चाहते हो तो H2 के साथ हो, मतलब ये दोनों क्रॉस कर दो, ये दोनों क्रॉस रिलेशन है एक दूसरे का। तो ठीक इन चीजों को ध्यान रखना है कि मेटल हाइड्राइड कैसे फॉर्मेशन होगा और मेटल कैसे फॉर्मेशन होगा। मेटल से मेटल हाइड्राइड फॉर्मेशन होगा और मेटल हाइड्राइड से मेटल फॉर्मेशन होगा। ठीक, अब इसमें जो अगला नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोग ने बाय रिडक्शन मेथड देखा था। अब ये इसके अंदर बाय न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ये ठीक, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी पेपर में जम के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, बाय न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए अगर मैं आपसे बोल दूं FeCO का होल 5, उससे पहले क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। वो चीजें क्या हैं, मैं आपसे यहाँ पे कुछ 2 पॉइंट डिस्कस करूंगा। इस दोनों पॉइंट को आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको क्वेश्चन में हम लोग यूज करेंगे। अगर मेरे पास मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है, क्या है, मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है, अगर ये टर्मिनल पे है, क्या है, टर्मिनल पे है, तो ये जो कार्बोनिल है ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल इन नेचर होगा। ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल इन नेचर। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इलेक्ट्रोफाइल इन नेचर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हर साल पेपर में दिख जाता है, इससे हर साल दिखेगा। आपको कोई न्यूक्लियोफाइल ले लेगा और क्या करेगा, एक कॉम्प्लेक्स दिया रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा कहाँ अटैक कराना है। लेकिन जैसे ही अगर टर्मिनल कार्बोनिल लगा, सिर्फ और सिर्फ एक कोई कार्बोनिल टर्मिनल रहा, ब्रिज नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ब्रिज नहीं होना चाहिए। टर्मिनल कार्बन रहा तो वो कार्बोनिल की जो कार्बोनिल की जो C वाली पोजीशन होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रोफाइल नेचर, कार्बोनिल के अंदर इलेक्ट्रोफाइल नेचर, वहां ताकि आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। तो ठीक, इलेक्ट्रोफाइल नेचर। अब मैं यहाँ पे बता दूं आपको, जैसे कि अब यहाँ पे मैं ये इलेक्ट्रोफाइल नेचर टर्मिनल की बात कर दिया, और दूसरा क्या करेगा, आपको ब्रिज्ड कार्बोनिल की बात करेगा, क्या करेगा, ब्रिज्ड कार्बोनिल की बात। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी CO, अगर ये दो मेटल से जुड़ा हुआ तो ये जो यहाँ पे काम करेगा, ये यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल। ये भी आपके पेपर में बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि आपको पहचानना चाहिए कि टर्मिनल कार्बोनिल का क्या रोल होता है और ब्रिजिंग कार्बोनिल का क्या रोल होता है। टर्मिनल कार्बोनिल इज इलेक्ट्रोफाइल नेचर और ब्रिजिंग कार्बोनिल इज न्यूक्लियोफाइल नेचर। यहाँ से क्वेश्चंस में हम लोग अप्रोच करेंगे, क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन के अंदर जाना, ये चीज हम सीखेंगे यहाँ पे। ठीक, हाँ, एक चीज और, यहां से जो इस टर्मिनल कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो आती है वो तकरीबन 2100 से 1850 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास में आती है। आप ये भी डाटा याद रख के चलोगे, क्योंकि CSIR नेट JRF में आपको पेपर में दिख जाएगा। रेंज जो दिया हुआ होगा आपको पेपर में, वो जो टर्मिनल कार्बोनिल की रेंज जो होगा आपके पास, वो 2100 से 1850 आपको जैसे ही दिखा आपके ऑप्शंस में दिख जाएंगे कि वो क्या है, वो टर्मिनल कार्बोनिल की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है, टर्मिनल कार्बोनिल। मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि आपको NMR का कोई डाटा दे दे, तो आपको अगर वहां 2100 से 1850 सेंटीमीटर इनवर्स दे दे, तो आपके दिमाग में तुरंत चलना चाहिए कि भाई ये मेटल कार्बोनिल का क्वेश्चन है, और यहाँ पे कार्बोनिल जो है वो एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल नेचर कर रहा है, और वो
जैसे आपको कोई क्वेश्चन बना दिया, एक डाटा दे दिया 2100 से 1850, 4 स्ट्रक्चर बना दिया और चारों ब्रिज्ड पे है, तो वो गलत है। एक ऑप्शन बना दिया, उसमें से क्या करेगा, टर्मिनल कार्बोनिल पे दिखा देगा, तो मेरा आंसर वो हो जाएगा, टर्मिनल कार्बोनिल वाला आंसर। वैसे ही अगर ब्रिज की बात किया जाए, अगर ब्रिज का बात करें तो इसकी जो रेंज, इसका जो रेंज होता है 1850 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स। क्या होता है, 1850 से 1750 सेंटीमीटर इसकी रेंज होती है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की। ठीक, तो ये दो चीज हमने पढ़ा कि अगर आपके पास टर्मिनल हो, टर्मिनल कार्बोनिल हो, तो वो एक्स एज इलेक्ट्रोफाइल नेचर करता है। अगर आपके पास ब्रिज्ड कार्बोनिल हो तो वो एक्स एज न्यूक्लियोफाइल नेचर करता है। इलेक्ट्रोफाइल जो नेचर किया टर्मिनल कार्बोनिल, उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 2100 से 1850 होगी। और हमारे पास ब्रिज्ड कार्बोनिल जो होगी, ब्रिज्ड कार्बोनिल, उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आपको 1850 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स होगी। ठीक, नेक्स्ट पोर्शन, अगर मैं इसका एप्लीकेशन ले लूं, अगर मैं इसका एप्लीकेशन ले लूं, जैसे मैं आपको बोल दूं, ये भी स्टार्ट क्वेश्चन है, अगर मैं आपको बोल दूं, अगर यहाँ पे मैं कॉम्प्लेक्स ले लूं, FeCO का होल 5 ले लूं, FeCO का होल 5 ले लूं, अगर मैं इसकी रिएक्शन, अगर मैं इसका रिएक्शन NaOH के साथ कर दूं, क्या करूं, NaOH के साथ कर दूं। ठीक, तो इसमें क्या फॉर्मेशन होगा, तो हमें पता है सबसे पहले इसका तो स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें तो 1 कार्बोनिल, 2 कार्बोनिल, 3 कार्बोनिल, 4 कार्बोनिल और ये 5 कार्बोनिल। ठीक, अब यहाँ पे रिएक्शन जो है वो क्या है, Na प्लस और OH माइनस, ये निगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पे जो ये सब जगह कार्बोनिल है, सब जगह क्या है, टर्मिनल कार्बोनिल है, और हम पढ़ चुके हैं टर्मिनल कार्बोनिल इलेक्ट्रोफाइल जैसा नेचर करेगा। और इलेक्ट्रोफाइल का मतलब हो गया, अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो वहां पे निगेटिव चार्ज अटैक करना चाहेगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये अगर FeCO, ये C ट्रिपल बॉन्ड O, अगर यहाँ से मैं आपसे OH माइनस की बात करूं, यहाँ प्लस ये टर्मिनल कार्बोनिल है, ये क्या है, अगर मैं टर्मिनल कार्बोनिल की बात करूं तो ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल इन नेचर है, इलेक्ट्रोफाइल इन नेचर है। ये क्वेश्चन CSIR नेट में भी पूछ चुका है, CSIR नेट JRF में पूछ चुका है। ठीक, 4 मार्क्स के अंदर में। तो यहाँ पे टर्मिनल इलेक्ट्रोफाइल इन नेचर जो है, ये OH माइनस जो इस कार्बोनिल पे अटैक किया, तो यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड खुल के डबल बॉन्ड जाएगा, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो यहाँ से जो हमारे पास फॉर्मेशन आ जाता है, यहाँ से जो फॉर्मेशन आ जाता है वो क्या आ जाता है, Fe1 2 3 4, यहाँ से आ गया C डबल बॉन्ड O और ये OH, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आ जाता है हमारे पास। ठीक, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाता है। अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, उसके साथ आपको न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ, न्यूक्लियोफाइल अटैक करवा रहा है और कार्बोनिल की बात कर रहा है, वहां पे कुछ आइडिया नहीं लग रहा आपको हम क्या कि किस पे अटैक कराए, तो हम पढ़ चुके हैं कि टर्मिनल कार्बोनिल जो है वो क्या, इलेक्ट्रोफाइल नेचर है। तो आप क्या करो, वहां पे न्यूक्लियोफाइल को कार्बन पॉजिटिव पे अटैक करा दो, वहां से ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करा दो। अब इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद क्या, इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद क्या ध्यान रखना है कि ये जो कंपाउंड है, ये अनस्टेबल कंपाउंड होती है। हम आगे इसको पढ़ेंगे क्यों अनस्टेबल हो गई, लेकिन तत्काल मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि ये जो OH है, ये जो आयरन है, ये H और Fe के बीच में एगोस्टिक इंटरेक्शन लगता है। क्या लगता है, एगोस्टिक इंटरेक्शन हम लोग आगे की क्लास में डिटेल्स इसका पढ़ेंगे। एगोस्टिक इंटरेक्शंस क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, इसका केमिकल शिफ्ट पे क्या असर पड़ता है, किसकी एसिडिटी ज्यादा हो जाएगी CH बॉन्ड की, वो सारा हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग तत्काल क्या कर लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रोफाइल नेचर किया, ये हाइड्रोजन और ये सेंट्रल मेटल एटम के बीच में एक एगोस्टिक इंटरेक्शन होगा। एगोस्टिक इंटरेक्शन जो होती है हमारी, तो एगोस्टिक इंटरेक्शन में क्या हो जाता है, ये जो बॉन्ड होगा, जैसे कि एगोस्टिक इंटरेक्शन में आपको अगर बताऊं, एगोस्टिक इंटरेक्शन वो इंटरेक्शन होता है जहां पे हाइड्रोजन जो है या तो कार्बन या तो ऑक्सीजन और या तो ये सेंट्रल मेटल के बीच में आपको फंसा होना चाहिए, वहां उसके बीच में रहना चाहिए। अगर आपके पास एक कार्बन है, एक
एफ ही है, उसके बीच में क्या लगा रहना चाहिए, उसके बीच में आपका हाइड्रोजन लगा रहना चाहिए। तो उसी तरीके से कार्बन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन, यहाँ पे आयरन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीजन और Fe के बीच में है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एगोस्टिक इंट्रैक्शन लग रहा है। क्या लग रहा है, एगोस्टिक इंट्रैक्शन लग रहा है। तो एगोस्टिक इंट्रैक्शन में क्या हो जाती है, ये जो बॉन्ड होती है, या तो एगोस्टिक इंट्रैक्शन की बात करें, यहाँ पे एगोस्टिक इंट्रैक्शन की बात करें हम, तो क्या होता है कि CH बॉन्ड जो है हमारे पास, CH बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है यहाँ पे, लेकिन CH बॉन्ड की नहीं है, CH बॉन्ड नहीं है हमारे पास, यहाँ पे क्या OH बॉन्ड है। तो OH बॉन्ड वीक हो गया, तो ये बॉन्ड यहां से शिफ्ट कर गया और यहां से ये घूम गया, तो ये हाइड्रोजन किसके पास आ गया, Fe के पास आ गया। तो यहां से हमें क्या कॉम्प्लेक्स मिलता है, यहां से मिल गया Fe CO 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 CO, यहां से क्या आ गया हमारे पास, यहां से H आ गया, क्या आ गया, H आ गया। क्या ये 18 इलेक्ट्रॉन्स फॉलो कर रहा है, 8 प्लस 1 2 3 4 8 प्लस 1, यहाँ पे एक माइनस चार्ज, क्योंकि हाइड्रोजन अपना नेगेटिव यहाँ पे वहां पे ला लेगा, ठीक। तो यहाँ हमने क्या देखा कि एगोस्टिक इंट्रैक्शन लगने से कि हाइड्रोजन और मेटल के बीच में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बॉन्ड जो है काफी वीक होती है, तो हाइड्रोजन रिप्लेस कर लेता है अपने आप को आयरन के पास, Fe के पास। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना, ये जो आपका कॉम्प्लेक्स बना, मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स जो बना, मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स जो बना, अब ये क्या होगा, अगर मैं इसका क्या करूं, मैं यहाँ पे, अच्छा यहीं पे मैं इसको प्रोसीड कर देता हूँ। यहाँ पे मेटल हाइड्राइड जो बना, ये मेटल हाइड्राइड का अगर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग MnO2 कर दे, क्या कर दे, MnO2। ये MnO2 ऑक्सीडेशन का काम करता है, क्या करता है, ये MnO2 ऑक्सीडेशन का काम करता है। ये जैसे ही MnO2 आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, ये ऑक्सीडेशन का काम करता है। तो ऑक्सीडेशन का जैसे ही काम किया, ये क्या बना आपके पास, मेटल हाइड्राइड। तो हमने पढ़ चुका है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में, अगर मेटल हाइड्राइड से आपका, अगर मेटल हाइड्राइड का ऑक्सीडेशन कर दें, मेटल हाइड्राइड का ऑक्सीडेशन कर दें, तो क्या फॉर्म होता है, मेटल मेटल बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, मेटल मेटल बॉन्ड फॉर्म होगा। तो यहाँ से मेटल मेटल बॉन्ड, आयरन का हम लोग एक ही पढ़े हैं, क्या होता है, Fe3CO का होल 12। ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन आपके CSIR नेट में सेम क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये सबसे पहले तो हमें क्या ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोफाइल जो होता है, टर्मिनल कार्बोनिल की जो होती है, वो इलेक्ट्रोफाइल इन नेचर होता है हमारे पास। फिर उसके बाद अगर वहाँ से कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो वहाँ पे ये बना। फिर वो हाइड्रोजन अगर कार्बन हो या ऑक्सीजन हो, उसके और आयरन के बीच में फ्लक्चुएट करा, बीच में आया, तो वहाँ क्या होगा, एगोस्टिक इंट्रैक्शन हो गया, वो हाइड्रोजन आयरन के पास आ गया और मेटल हाइड्राइड बॉन्ड बना। और मेटल हाइड्राइड का हमने ऑक्सीडेशन देख चुका है, वो मेटल मेटल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेता है। क्या फॉर्मेशन कर लेता है, मेटल मेटल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, अगर मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैं बोल दूं कि आप एक क्या करो, क्वेश्चन ले लो, FeCO का होल 5, FeCO का होल 5 प्लस NaBH4, क्या ले लो, प्लस NaBH4, ठीक। आप ए प्रोडक्ट फॉर्म करो, क्या करो, ए प्रोडक्ट फॉर्म करो। तो यहाँ से हम क्या पढ़ते हैं, NaBH4 जो है H माइनस का सोर्स है, किसका सोर्स है, H माइनस का सोर्स है। और यहाँ से हम क्या पढ़ सकते हैं, 1 2 3 4, ये टर्मिनल कार्बोनिल है, ये इलेक्ट्रोफाइल नेचर है, तो H माइनस क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करके इसको खोल देगा। जैसे ही खोला, यहाँ पे क्या बन गया, FeCO CO 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 C डबल बॉन्ड OH। फिर यहाँ से क्या हुआ, एगोस्टिक इंट्रैक्शन हो गया। एगोस्टिक इंट्रैक्शन होने के बाद क्या फॉर्मेशन हो गया, FeCO CO 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 H माइनस,
H माइनस, क्या बन गया H माइनस। यहाँ पे फिर सेम हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमने क्या किया, हमने यहाँ से क्या किया MnO2 क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया। ऑक्सीडेशन जैसे ही क्या, हम मेटल हाइड्राइड है, मेटल हाइड्राइड का हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, मेटल मेटल बॉन्ड फॉर्म होता है, तो Fe3CO का होल 12 आपके पास ये आंसर आ गया। और यहीं पे क्या करेगा, यहाँ पे KH ले लेगा। KH हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं क्या होता है, ये हाइड्राइड एक्सेप्टर है। यहाँ से हाइड्राइड जैसे ये निकालेगा, ये क्या एक्सट्रैक्ट करेगा, ये बेस है, बेस प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करता है। तो यहाँ से क्या बन जाता है हमारे पास FeCO का होल 4 2 माइनस, ये जो होता है ये कोल्समान रिएजेंट होता है। ये क्या होता है, कोलमैंस रिएजेंट। इसको याद रखेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है कोलमैंस रिएजेंट। आगे इसकी एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे जब हम लोग प्रोसेस पढ़ेंगे, कैटालिटिक प्रोसेस पढ़ेंगे, तो उसमें ये इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, टर्मिनल कार्बोनेट जो है हमारे पास कि वो इलेक्ट्रोफाइल नेचर होता है। अगर आपके पास कोई न्यूक्लियोफाइल हो तो वहाँ अटैक करके एकोस्टिक इंटरेक्शन देता है, उसके बाद वो ऑक्सीडेशन करा देता है। वहाँ दो तरीके की रिएक्शन हो सकती है, या तो आपको ऑक्सीडेशन करा के मेटल मेटल बॉन्ड फॉर्मेशन कर ले, या तो एक प्रोटॉन बेस लगा के वो आपके प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करके कोलमैंस रिएजेंट बना ले। ठीक, ये आपका यहाँ से क्वेश्चंस बनता है, और क्वेश्चंस ये आया हुआ ही है, यहाँ तक क्वेश्चंस आया हुआ है। हो सकता है अगली बार वो इसके बारे में पूछ सकता है। तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आपके पेपर में ये आ सकते हैं कि कोलमैंस रिएजेंट फॉर्म होता है ऐसे इस प्रोसेस करने से। ठीक, अब इसमें नेक्स्ट जो पोर्शन है, अब इसमें नेक्स्ट पोर्शन जो हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, जैसे क्वेश्चंस आपको दे दे, क्या क्वेश्चंस दे दे, Mn2CO का होल 10 प्लस 2 सोडियम, ये आपका ए प्रोडक्ट बना दे। क्या बना दे, ये ए प्रोडक्ट बना दे। सॉरी, अगर इसको हम लोग ए ले लें, अगर इसको ए ले लें, यहाँ बी प्रोडक्ट बना, बी प्रोडक्ट बना। फिर यहाँ से क्या किया वो, यहाँ से क्या किया, क्या कराएगा वो, I2 ले ले, I2 ले ले, और सी प्रोडक्ट फॉर्मेशन बना दे। और क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछ ले, क्वेश्चन इस यहाँ से क्या पूछ ले कि A एंड C इज रिसेंबल विथ ईच अदर, रिसेंबल विथ ईच अदर। क्या ये A और C एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं, क्या कोई चीज से रिसेंबल कर रहे हैं? तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या है, रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या दे दो, MnCO का होल 5, यहाँ पे कार्बोनिलेट आयन फॉर्मेशन करवा दो। और आयोडीन है तो आयोडीन, आयोडीन क्या हो गया है, निगेटिव, यहाँ पे अटैक करके आयोडीन बाहर निकाल लिया। यहाँ से क्या बना हमारे पास, MnCO का होल 5 और आयोडीन फॉर्मेशन हो गया। ठीक, ये हो गया। अब A और C के बारे में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, A और C के बारे में पूछ रहा है। तो A क्या है हमारे पास, A है Mn2CO10, इसको हम लोग लिख सकते हैं CO5 MnCO5। ठीक, और ये हो गया हमारे पास एक कंपाउंड जो दिया हुआ। और C क्या है मेरे पास, C क्या है, MnCO5 का I। ये में इसमें A और C में रिलेशन क्या है, क्या रिलेशन है, एक दूसरे को कैसे रिसेंबल कर रहे हैं। तो अगर आप इसको गौर से देखो, ऑर्गेनोमेटालिक्स में किसी कंपाउंड को अगर देखना हो आपको, तो उस अगर हमें यहाँ पे आपका एक फ्रेगमेंट्स, अगर मैं यहाँ पे आपका ले लूँ, एक फ्रेगमेंट्स अगर कंसीडर कर लूँ, एक फ्रेगमेंट कंसीडर करने से क्या होगा, मैग्नीज के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यहाँ पे कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 2 इलेक्ट्रॉन होती है, तो 5 2 10 हो गई। तो यहाँ से 17 इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास आ गया, 17 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं इस कंपाउंड की, अगर इस कॉम्प्लेक्स की मैं एक फ्रेगमेंट्स को सिलेक्ट करूं, इस कॉम्प्लेक्स की मैं एक फ्रेगमेंट को सिलेक्ट करता हूं, तो ये आयोडीन के जो है 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होते हैं, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे कितने होंगे, 17 इलेक्ट्रॉन्स। और हम पढ़ चुके हैं कि 17 इलेक्ट्रॉन्स इज आइसोलेबल विद 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो A एंड C का जो पेयर है, वो रिसेंबल है, वो क्या है, आइसोलोबल विथ ईच अदर। क्या है, आइसोलोबल। तो A एंड C जो है, A एंड C है, क्या है वो, आइसोलोबल, आइसोलोबल है। क्या है, रिसेंबल, इसका क्या है, रिलेशन आइसोलोबल है। 17 इलेक्ट्रॉन्स का 7 इलेक्ट्रॉन जो होता है, 7 इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या होता है, आइसोलोबल। आप पढ़ चुके होंगे आइसोलेबल। 18 इलेक्ट्रॉन्स का 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है, आइसोलेबल्स।
तो ये क्वेश्चंस एक अच्छा सा आपके पास फ्रेम होके आ सकता है। तो इस चीजों का ध्यान रखें आप, ठीक। मैं अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, अगर मैं आपसे